नमस्कार मित्रों। आज जो विषय है वो है पद्मावत की संक्षिप्त कथा भाग 4 बीए भाग प्रथम। पद्मावत की कथा के हमने 3 भाग पढ़ लिए हैं। उसकी कथा को संक्षिप्त में 3 भागों में हमने सुना है, पढ़ा है। अब ये चौथा भाग है जिसमें रत्नसेन पद्मावती विवाह खंड से हम शुरू करेंगे। तो हम अब तक पढ़ रहे थे कि रत्नसेन पद्मावती से प्रेम करता हुआ और वो सिंगल द्वीप में पहुंच गया है और वहाँ पर वो विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरते हुए और अब पद्मावती और रत्नसेन के विवाह की बात आ गई है। तो पद्मावती विवाह से लेकर के या उसके विवाह की बात को लेकर के बहुत प्रसन्न है और इस खंड में जो है वो बड़ा खुशियों का वृतांत है। तो सारा का सारा नगर विवाह पद्मावती के विवाह को लेकर तैयारियां कर रहा है और वहाँ खुशी का माहौल है और रत्नसेन भी अपना जो योगी का भेष था उसको वो त्याग करके नए रूप में एक तरह से सज धज करके वो भी आ गया है और अत्यंत उल्लास और आनंद का वातावरण जो सिंगल द्वीप का बना हुआ है। अगला जो खंड है वो पद्मावती रत्नसेन का भेंट खंड है। 7 खंडों के ऊपर महल में सोने की सेज सजी हुई है और वह अत्यंत सुकुमार उपकरणों से बनी हुई है। पद्मावती अपने बहुत ही मस्त सौंदर्य से संपन्न और रत्नसेन के पास एक तरह से वहाँ बैठी हुई है। अगला खंड है रत्नसेन साथी खंड। रत्नसेन अपने चित्तौड़गढ़ के साथियों की सभा में गए और वहाँ रत्नसेन से जो लोग थे वो भी बड़े मिलने के बड़े इच्छुक थे। उन्होंने राजा के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की और रत्नसेन से मिल करके और वहाँ पर एक तरह से जब सिंगल द्वीप का राजा रत्नसेन और उनके साथियों से प्रसन्न हुए तो पद्मावती का विवाह तो राजा रत्नसेन के साथ कर दिया गया और उनके जो साथी थे उनका भी 16,000 पद्मिनियों के साथ में विवाह कर दिया गया और उनको भी बहुत सारा साजो सामान सुख सुविधाओं का सामान वहाँ के राजा ने, जो सिंगल द्वीप के राजा थे, उन्होंने गंधर्व सेन ने उन सबको है जो बहुत सारे उपहार दे करके और वहाँ से उनको एक तरह से विदा किया। अगला खंड जो है वो है षट ऋतु वर्णन खंड। अब चूँकि यूँ तो ये एक एक खंड का वर्णन यदि हम पढ़ें तो बहुत लंबा है, किंतु यहाँ पर हम संक्षिप्त कथा को जानने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए ये चीज़ें हम संक्षिप्त में ही देख रहे हैं। तो दूसरे दिन जब पद्मावती ने सब सखियों को बुला करके और श्रृंगार किया और स्वयं का भी श्रृंगार किया और फिर श्रृंगार करके वो रत्नसेन के पास में काम युद्ध की तैयारी के हिसाब से गई है और वहाँ पर वो 6 ऋतुओं का, अब चूँकि 6 ऋतुओं का यहाँ भी बड़ा अलग अलग वर्णन है, किंतु हमें केवल इतना देखना है कि वो 6 ऋतुओं में अपने पति के साथ में एक तरह से भोग विलास करती है, सुख से रहती है और आनंद का समय व्यतीत करती है। अब चूँकि राजा रत्नसेन का विवाह हो चुका है, पद्मावती उसको मिल चुकी है, उसके साथियों को भी सिंगल द्वीप की बहुत सारी पद्मिनियाँ उनको भी मिल चुकी है, तो इनका पूरा समूह जो है वो प्रसन्न है। अब दूसरी तरफ जो अगला खंड है वो है नागमती वियोग खंड। अब ये चित्तौड़ का वर्णन आ गया है, यानी वहाँ सिंगल द्वीप में रत्नसेन और उसके साथियों का विवाह हो गया है। रत्नसेन को पद्मावती मिल गई है और उनके मित्रों को भी बहुत पद्मिनियाँ, यानी वहाँ की जो लड़कियाँ थी, जो राजकुमारियाँ थी, उनका विवाह उनके साथियों के साथ किया गया। अब नागमती वियोग खंड है। इसमें क्या है
कि कवि ने नागमती के वियोग का वर्णन किया है, जो चित्तौड़ का वर्णन है। तो चूँकि राजा रत्नसेन को यहाँ से गए हुए बहुत समय हो गया है, तो उसके वियोग में नागमती वियोग खंड में है, जो कवि ने बताया है कि नागमती का शरीर सूख करके कांटा हो गया है और वह पी 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 पुकारती रहती है, यानी प्रियतम प्रियतम वो पुकारती रहती है। तो इस तरह से है जो, और इसमें आगे है जो कवि ने बताया है कि उसका जो शरीर है वो सूख करके कांटा हो गया है और विरह के बाण से एक प्रकार से वो जल गई है। उसकी बहुत ही अत्यंत दयनीय स्थिति हो गई है। और इसका जो वर्णन कवि ने किया है, यानी कि नागमती के विरह का जो वर्णन किया है, वो विरह के 12 महीनों में उसकी 10 दिशाओं का वर्णन यहाँ पर किया गया है। अगला जो खंड है वो है नागमती संदेश खंड। इस खंड में नागमती घूम घूम करके रो रही है और उसको कोई धैर्य नहीं बंधा रहा है। तब वो आधी रात के समय में एक वहाँ पर एक पक्षी आता है और वो पक्षी है जो बोलता है नागमती से कि तुम्हें क्या दुख है जो रात में भी इस तरह से रो रही हो, दुखी हो। तो पद्मावती ने उस पक्षी से अपना विरह का वर्णन किया है या निवेदन किया है। तो रत्नसेन की माँ भी वियोग में उसी तरह मर रही है जैसे श्रवण कुमार के वियोग में उसके माता पिता मरे थे। वह पक्षी संदेश लेकर के फिर इस विरह के संदेश को लेकर के, और वह पक्षी सिंगलदीप को आया है और उसने उस विरह की आग से, या कवि ने वर्णन किया है इस तरह का कि वो जो पक्षी उस वियोग के संदेश को लेकर जब सिंगलदीप में आया तो सिंगलदीप में भी उसके विरह की आग इतनी लगी कि वहाँ की वस्तुएं स्वयं ही जलने लग गई। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। पक्षी एक वृक्ष पर बैठा तो वृक्ष जल गया, ये इस तरह से कवि ने वहाँ का वर्णन किया है। और फिर वो नागमती के वियोग का संदेश गा गा करके वहाँ पर सुना रहा है। तो देवयोग से रत्नसेन भी शिकार खेलते हुए उस वृक्ष के पास आ गया और उसने उस नागमती के वियोग का वर्णन उस पक्षी के माध्यम से सुन लिया। जब रत्नसेन ने उस पक्षी से उसका नाम पूछा और सारी बातें पूछी, तो उस पक्षी ने राजा रत्नसेन को चित्तौड़ का और वहाँ के नागमती और माता पिता के वियोग का सारा वृत्तांत उसने सुना दिया। जब राजा ने पक्षी को नीचे बुलाया, लेकिन वो पक्षी नीचे नहीं आया और वो संदेश कह करके वहाँ से चला गया। अब राजा का मन एक तरह से दुखी हो गया और वो चित्तौड़ जाने के लिए आतुर हो गया। तो राजा की उदासी की सूचना सुन करके और गंधर्वसेन भी दुखी हुए और वो उनके पास आए और उनसे उनकी उदासी का कारण पूछा। तो अगला जो खंड है वो है रत्नसेन विदाई खंड। जब इस तरह वहाँ गंधर्वसेन को भी मालूम चल गया कि इनका परिवार वियोग में दुखी है, तो फिर गंधर्वसेन ने उनको एक तरह से विदा करने का मन बनाया और रत्नसेन ने राजा गंधर्वसेन से हाथ जोड़ करके विनती की कि आज मेरे यहाँ से पक्षी आया है, उसने मुझे संदेश दिया है, अतः अब मुझे चित्तौड़ जाना चाहिए और मैं चित्तौड़ जाना चाहता हूँ। तो फिर आगे वो रत्नसेन कहते हैं कि मैं आपका अत्यधिक कृतज्ञ हूँ, और पद्मावती ने भी समझाया पर रत्नसेन है जो नहीं माना। तब उनका जाना निश्चित हो गया और पद्मावती अपनी सखियों आदि से मिलकर के राजा रत्नसेन के साथ में एक तरह से विदा होने लगी। राजा के साथ नाना भांति का बहुत सारा द्रव्य दिया गया। पद्मावती को विदा करके सब लौट गए। इधर द्रव्य को देख करके राजा रत्नसेन गर्व से फूल गया। उसी समय दान देने वाला बनकर समुद्र उसके सामने आ गया और राजा लोभ के वशीभूत हो गया। तो अगला जो खंड है वो देश यात्रा खंड है। इस खंड में समुद्र के धन मांगने पर राजा ने नहीं दिया। तब आधे मार्ग में पहुँचते ही आंधी आई, तूफान आया और जो जहाज़ था वो लंका की ओर चला गया। वहाँ भी एक राक्षस मांझी बनकर आया
और उसने जहाज को और तीव्र भंवर में ले जा करके डुबो दिया। सब साथी तितर बितर हो गए। अगला जो खंड है वो है लक्ष्मी समुद्र खंड। लक्ष्मी समुद्र खंड है। इसमें पद्मावती अचेत हो जाती है और वो बह जाती है। समुद्र की बेटी लक्ष्मी उसको पकड़ लेती है और वो होश में आ जाती है। होश में आने पर पद्मावती सती होने को उद्यत हो जाती है, परंतु लक्ष्मी उस पर दया करती है और उसे रत्नसेन से मिलवा देती है और बहुत सारे रत्न आदि दे करके उसको विदा कर देती है। इसके बाद राजा रत्नसेन पद्मावती सहित चित्तौड़ में पहुंच जाते हैं और चित्तौड़ में पहुंचते ही वहाँ के नागरिक, उनके परिजन सभी आनंद में भर जाते हैं। संपूर्ण चित्तौड़ में खुशियाँ छा जाती हैं। नागमती तो सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो जाती है और गाजे बाजे के साथ पूरा दिन उनका हंसी खुशी में व्यतीत होता है और फिर रात्रि को राजा नागमती से मिलता है। अगला खंड है नागमती पद्मावती विवाद खंड। ईर्ष्या से भरी हुई नागमती और पद्मावती में विवाद हो जाता है। दोनों परस्पर लड़ने लगती हैं। तब रत्नसेन प्रेम पूर्वक दोनों को समझा करके शांत करते हैं। इससे जो अगला खंड है वो रत्नसेन संतति खंड है। इस खंड में नागमती ने भाग्यशाली नागसेन को तथा पद्मावती ने सुंदर कंवल सेन को जन्म दिया है। राघव चेतन का देश निकाला है। अब यहाँ से कथा में एक तरह से ट्विस्ट आता है, बदलाव आता है कि राजा ने उसको राघव चेतन को है जो दरबार से जब निकाला तो वो यहाँ से आगे जा कर के एक तरह से कष्ट की ओर चले जाते हैं। तो राजा रत्नसेन दरबार में राघव चेतन का नाम का विद्वान था। राजा ने उसे रुष्ट कर दिया, इसलिए उसने और रुष्ट होकर के उसे देश निकाला दे दिया। तो वह दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन से जा मिला। अब जो अगला खंड है वो है राघव चेतन गमन खंड, जिसमें राघव चेतन दिल्ली जाकर के अलाउद्दीन को एक तरह से बहकाता है और जो रत्नसेन की पत्नी हैं उनके रूप का या उनके सौंदर्य का वहाँ वर्णन करके उसको आकर्षित करने का प्रयास करता है और पद्मिनी के रूप का वो बहुत अधिक उसको अलाउद्दीन को है जो वर्णन करता है। स्त्री भेद वर्णन खंड है। इसमें कवि ने है जो स्त्रियों के उन रूपों का वर्णन किया, हस्तिनी, शंखनी, चित्रिणी, पद्मिनी स्त्रियों का इसमें वर्णन किया है। और इसके बाद पद्मावती रूप चर्चा खंड है। इसमें पद्मावती के नक्शी का वर्णन है। इससे अगला खंड है बादशाह चढ़ाई खंड। तो इसमें है जो रत्नसेन और बादशाह अलाउद्दीन इनके बीच में एक तरह से यहाँ पर युद्ध होता है और युद्ध के लिए वो प्रस्तुत हो जाता है और युद्ध की तैयारियाँ हो जाती हैं। तो उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है।